तो बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ एक ब्रीफ समरी को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग उस चीज़ों को कभी मूड हो तो शॉर्ट में पढ़ सकते हो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बोर्स मॉडल की कि ये जो बोर्स मॉडल है ये सिर्फ एप्लीकेबल है हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसकी तरह, जैसे हाइड्रोजन एटम की तरह जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम 2+, हीलियम प्लस, बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन। The first postulate of Bohr was that electron moves around the nucleus in circular orbits। तो हमने ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट इज बोर्स मॉडल डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। बोर ने क्या करा था, रेडियस को डिटरमाइन किया था। ये हम कर चुके हैं वीडियो में डिटेल में। यहाँ पे आप देखो तो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था R=h² विच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिसिटिविटी कांस्टेंट, n², n इज दी ऑर्बिटल, किस ऑर्बिट की वो बात कर रहा है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, z इज द एटॉमिक नंबर। तो रेडियस हमारा ये निकल के आया। तो अगर हम इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व आउट करते हैं तो हमें मिलता है बेटा R=0.529 n²/z। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.53 से को मान सकते हैं, n²/z, एंड दिस वैल्यू इज इन एंगस्ट्रॉम। If this value is in meter, then we have to multiply it by 10⁻⁻10 because 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meter. And if we are calculating in picometer, then it becomes 52.9. So this is your radius. By the help of this radius, we can also calculate the velocity by using the formula v is equal to half e² h एप्सिलॉन नॉट n। और इसको सॉल्व करोगे बेटा कांस्टेंट वैल्यूज को तो मिलेगा 2.18 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब बोर ने रेडियस एंड वेलोसिटी निकालने के बाद अब बोर कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स। अब एनर्जी जो निकाली जाती है वो दो टर्म्स में निकाली जाती है, काइनेटिक एनर्जी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी निकाली। दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 13.6 z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इतनी डिटेल में याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू होती है 13.6 z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसकी 2 टाइम्स होती है विद अ नेगेटिव साइन। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी या पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स होती है बट विद द नेगेटिव साइन। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स होती है बट विद अ नेगेटिव साइन। तो अब जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, सो टोटल एनर्जी क्या हो गई बेटा, सम हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का विच इज दिस वन। वी कैन सॉल्व इट। तो ये अगर 13.6 है तो ये 2 टाइम्स है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा हमारे पास -13.6 z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जो टोटल एनर्जी होती है जिसको हम जनरली सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं वो किसके बराबर निकल के आई, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर एटम। अगर इसी को हम किलोजूल पर मोल की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1312 z²/n² के। और अगर इसी को हम जूल्स पर एटम के टर्म्स में बात करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है -2.18 × 10⁻−18। 18 से याद कर लेना, हो जाएगी आसानी से याद। तो ये एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है। और एनर्जी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, नेगेटिव निकल के आई। क्यों निकल के आई थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसके जब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो आप इससे देख सकते हो बेटा, यहाँ मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है कि अगर n = 1 है तो टोटल एनर्जी अगर हम यहाँ पे वैल्यूज करें, एंड दिस इज फॉर दी हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के लिए
एंड दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए करोगे तो बेटा Z² जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, और n की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 हो गई, तो वैल्यू क्या निकल के आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, -3.4। n इज इक्वल टू 3, द एनर्जी कम्स आउट टू बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ n इज इक्वल टू 4, द वैल्यूज कम आउट टू बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज हमेशा के लिए याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस आगे आसान हो जाती हैं सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को याद करने से। तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली ये सब नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि जो सबसे पास है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा एनर्जी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। बढ़ते 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 अगर ये न्यूक्लियस के अप्रोच से बाहर चला गया कहीं पे, तो एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी, मतलब 0 या इन्फिनिटी। अब उससे पास जैसे ही वो अप्रोच करता है तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज करने लगती है। इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वो कितना न्यूक्लियस से के पास वो क्लोज है। कंफ्यूज नहीं करना नेगेटिव साइन को लेकर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोर्ड ने बोला था ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स कैन एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी। अब ये कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जो है सारी एनर्जी के ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, ये बोर कहता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जिनके पास फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की। Therefore, electrons in an atom can only can have the certain definite values of energy and not any value of their own. उनकी वैल्यूज स्पेसिफिक होती हैं और वो अपने आप उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्वांटाइज्ड होती है। तो उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड होती है। अब बेटा जल्दी से इसकी लिमिटेशंस को रिवाइज कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल क्या था कि ये सिर्फ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है बेटा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और ज़्यादा स्प्लिट अप हो जाती हैं। दैट इफेक्ट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट होता है बेटा जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो हमें मिल रही हैं वो और ज़्यादा स्प्लिट हो रही हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। फर्दर अगर और ज़्यादा हम देखें तो जो हमारे पास सीरीज आती हैं लेमन, बार्मर, प्रेशन, फुंड, ये सारी जो सीरीज होती हैं ये भी बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि ये किस वजह से हो रही हैं, इट इज नोन एज द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। It could not explain the ability of atoms to form the molecules by chemical bonds. इन्होंने तो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझाया, अब एटम्स तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बना पाते हैं। And the last and the most important one that is Bohr treated electron as a particle. उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ एज अ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, जबकि आगे की जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उसमें डी ब्रॉगली ने ये सजेस्ट करा कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल है उसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही प्रेजेंट होगा। ये सब बेटा हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट द बोर्स मॉडल। अब हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं उसका सब एप्लीकेशन हम करने की कोशिश करते हैं in the form of objective questions. Now we are doing some few objective questions. Number 1, the radius of the second Bohr's orbit for Li2 plus is. अगर हमें बेटा फॉर्मूला याद है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इस बात से, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। तो अब आप लगा लो बेटा लिथियम के लिए बात कर रहा है वो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3,
इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, पर वो किसकी बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट, मीन्स इट इज 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4/3। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, द फर्स्ट वन। नाउ सी द सेकेंड वन, the ratio of kinetic energy and potential energy of an electron in a Bohr orbit of an hydrogen like species is, अभी बताया बेटा, kinetic potential energy is equal to -2 times of kinetic energy। अब ये तुमसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2। क्लियर? सी द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। The ratio of potential energy and total energy of an electron in the Bohr's orbit of an hydrogen-like species is, we all know that the potential energy is -2 times 13.6 that is z square by n square electron volt, और total energy कितनी थी, -13 z square by n square electron volt। तो आप देख सकते हो it is simply your 2 times, so your answer will be 2। Not minus will cancel out, so the answer comes out to be only 2। Now see the next one, question number 4। If velocity of an electron in the first orbit of hydrogen atom is v, अब वो velocity कह रहा है, तो velocity का फॉर्मूला था 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारे पास वो था velocity का। फर्स्ट ऑर्बिट इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट। तो बेटा z तो दोनों केसेस में ही हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस केस में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो ये वेलोसिटी v है। तो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के लिए कितनी हो जाएगी, दिस बाई 3। तो हमारे पास सिंपली इट विल कम आउट टू बी v/3। सिंपल, अगर फॉर्मूला याद है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। नाउ Now see the next one. The energy of an electron in the first Bohr's orbit of a hydrogen is -13.6 electron volt. Which one of the following is a possible excited state for electron in the Bohr's orbit of hydrogen atom? कह रहा है कि एक शेल की फर्स्ट की तो उसने दे दी है, अब इनमें से कह रहा है कि कौन सी उसकी परमिसिबल जो है वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो सकती है। तो बेटा परमिसिबल एनर्जी तो वही एनर्जी होगी जो हमारे पास शेल की एनर्जी होती है। जो शेल की एनर्जी होगी वही हमारे पास परमिसिबल एनर्जी। और ये हमने आपसे बोला है कि आप इसको लर्न कर लो। तो पहले वाले की क्या है, -13.6, दूसरे वाले की क्या है, -3.4, then comes -1.51, then comes -0.85 electron volt। Now you can see the answer and can immediately get it without solving it। Now the next one, the ratio of the radii of the 3 Bohr's orbit is। अब रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है बेटा। तो रेडियाई क्या थी, हमारी रेडियस क्या था, 0.53 n स्क्वायर बाई z। तो n स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे, है ना। फर्स्ट के लिए क्या है, 1 हो गया। सेकेंड के लिए क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4। थर्ड के लिए क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। नहीं, R1 क्या हो जाएगा बेटा, 0.53 इंटू 1। R2 क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू 2, सेकेंड शेल का स्क्वायर। Z तो हमारे पास 1 ही है ना बेटा, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है। और अगर किसी के लिए भी बात करता हो, किसी भी z के लिए बात करता हो, तो z तो सबके लिए सेम रहेगा, 1 हो चाहिए। तो ये तो हम लिख सकते हैं कि ये तो हमारे पास सेम रहेगा। तो सिर्फ वेरी क्या करेगा, n, तो एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो n, और R3 कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, R1 is to R2 is to R3 will be 1 is to 4 is to 9। सिंपल है। These are the few type of so these are the few type of the questions we can solve it if we know the basic concept of the Bohr's one।
तो ऐसा नहीं है कि बेटा लंबी लंबी चीज़ें याद करेंगे, कैलकुलेशंस को मुश्किल बनाएंगे, नहीं। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स तो बेटा न्यूमरस होती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उनको सॉल्व करिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थैंक यू।